अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बशीर शेख है। हमारा साइंस कॉलेज में लेक्चर हूँ बायोलॉजी का। स्टूडेंट्स, आज हमारा बायोलॉजी का 5वां लेक्चर है जिसका टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल से मुराद दर्जात होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन से मुराद तंजीम होते हैं। जानदारों के जिस्म के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें पाई जाती हैं जो मुख्तलिफ तरीके से तरतीब पाती हैं, तो फिर पूरा जिस्म बनता है जानदारों का। अब साइंसदान जो है जानदारों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए मुख्तलिफ लेवल पर मुताला करते हैं उनका, ताकि उनको पढ़ना आसान हो जाए। और इसकी हम एनालॉजी कायम कर सकते हैं इस मिसाल के साथ कि अगर हमने इंग्लिश सीखनी हो तो सबसे पहले हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से जो ABC होते हैं वो सीखते हैं। ABC की जब हमें समझ आ जाती है तो फिर ABC से मिलकर इंग्लिश के अल्फाज बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं, तो फिर हम अल्फाज के बारे में सीखते हैं। अल्फाज के आपस में मिलने से, इकट्ठा होने से सेंटेंसेस, फ़िक्रे बनते हैं, फिर हमें उन फ़िक्रों की समझ आने लग जाती है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग एक लेवल समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेवल, फिर उससे नेक्स्ट सादा चीज़ों से पेचीदा, फिर पेचीदा, फिर उससे पेचीदा, इस तरह से हम जो है वो इंग्लिश को सीखते हैं। बिल्कुल इसी तरह जानदारों का मुताला करना भी आसान होगा अगर हम जानदारों को सबसे जो फंडामेंटल लेवल है, सबसे जो बुनियादी लेवल है, सबसे जो आसान लेवल है, उधर से स्टार्ट करें और बतदरीज हम पेचीदा चीज़ों की तरफ चलें। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जितने भी जानदार हैं वो लिविंग मैटर से मिलकर बने हैं। मैटर हर वो चीज़ जिसका मैस हो और वो जगह घेरती है उसको मैटर कहते हैं। बेजान चीज़ें भी मैटर से मिलकर बनी हुई हैं। जितने भी जानदार हैं वो भी सारे मैटर से मिलकर बने हुए हैं। और मैटर जो मादा है वो आगे से छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। और एटम्स आगे से मज़ीद छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बने हुए हैं, जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल वैसे तो कई हैं, लेकिन जो सबसे स्टेबल हैं और जिनको सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बायोलॉजी या जानदारों को समझने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा सब एटॉमिक लेवल से, जिसमें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मुताला करते हैं। और जो सबसे स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो शेल्स हैं उनमें घूम रहे होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इकट्ठे होते हैं, असेंबल होते हैं, तो उससे एटम्स बनते हैं। एटम्स मुख्तलिफ किस्म के एटम जो होते हैं कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। 92 किस्म के एटम जिनको हम बायो एलिमेंट कहते हैं। एक किस्म के एटम से मिलकर बनने वाला जो मादा है सब्सटेंस है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। तो जो एटम्स हैं वो ज़्यादातर एटम अनस्टेबल हैं, गैर क़यामपज़ीर हैं, अपना वजूद अकेले बरकरार नहीं रख सकते, सिवाय नोबल गैसेस के। ये भी हमने डिस्कस किया था। तो एटम स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, अपना वजूद बरकरार रखने के लिए वो लाजमी दूसरे एटम्स के साथ जुड़ते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स के जरिए या आयनिक बॉन्ड के जरिए। जब वो बॉन्ड बना लेते हैं तो उसके बाद जो स्टेबल ज़रात बनते हैं, क़यामपज़ीर ज़र्रे बनते हैं, जो अकेले अपना वजूद बरकरार रख लेते हैं, वो ज़रात कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं जो जानदारों के जिस्म में पाए जाते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं ये बायोमॉलिक्यूल्स। जब हम मॉलिक्यूल का मुताला कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारा तीसरा लेवल है जो जानदारों को समझना है हमें उसका। जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो अरेंज होते हैं, तरतीब पाते हैं, अपने आप को अरेंज करते हैं और ऑर्गेनेल्स बना देते हैं। ऑर्गन के बारे में हमने डिस्कस किया था। जिस्म का वो वाला हिस्सा, वो वाला स्ट्रक्चर जो मखसूस फंक्शन परफॉर्म करता है उसे हम ऑर्गन कहते हैं। इसी तरह सेल के अंदर भी कई छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कहना उनको भी ऑर्गन चाहिए, लेकिन इनका जो है एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होने की वजह से उसको हम ऑर्गन की बजाय ऑर्गेनेलिस का नाम दे देते हैं। मॉलिक्यूल के मिलने से ऑर्गेनेलिस बनते हैं, जैसे कि राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम बने होते हैं। ये जो ऑर्गेनेलिस हैं ये जब आपस में इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, तो उससे सेल्स बनते हैं। और सेल जो है वो जानदारों की साख की भी बुनियादी इकाई है और फेल की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जानदार। मतलब जानदारों के जिस्म भी सेल से मिलकर बने हुए स्ट्रक्चर होता, और जानदार के जिस्म कोई भी फंक्शन परफॉर्म करता है तो वो सेल लेवल से फंक्शन जो परफॉर्म होना शुरू होता है। जब सेल्स हैं एक जैसे सेल जो
एक जैसा ही काम करें। जब वो आपस में इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो उनका जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं ये टिश्यूज। अब जो टिश्यूज हैं, मुख्तलिफ जो टिश्यूज वो जब आपस में मिलकर काम करेंगे, मुख्तलिफ टिश्यूज हैं तो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करेंगे, लेकिन उनके फंक्शन आपस में रिलेटेड होंगे। जैसे मैदे के अंदर मस्कुलर टिश्यू है और जो सेक्रेटरी एपिथेलियम है जिसमें ग्लैंडुलर टिश्यू है। ग्लैंडुलर टिश्यू वो खुराक को हजम करने के लिए एंजाइम रिलीज करता है, और जो मस्कुलर टिश्यू है वो वाल्स को कॉन्टैक्ट करता है मैदे की। कॉन्ट्रैक्शन से वो एंजाइम अच्छी तरह खुराक के साथ मिक्स हो जाती है। तो काम तो डिफरेंट कर रहे हैं ये, मसल का काम और है, ग्लैंडुलर जो टिश्यू है मैदे का उसका काम और है। काम अलग अलग हैं लेकिन दोनों के काम रिलेटेड हैं। दोनों आपस में मिलकर खुराक की डाइजेशन जो है वो कर रहे हैं, जो कि असल में मैदे का फंक्शन है। खुराक की डाइजेशन प्रोटीन पार्ट्स को करते हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ टिश्यू मुख्तलिफ लेकिन रिलेटेड काम करते हैं, तो फिर एक स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। एक ही स्ट्रक्चर ये बनाते हैं मिलकर, जिसे हम कहते हैं ऑर्गन जिसमें वो हिस्सा जो मखसूस फंक्शन परफॉर्म करता है। अब मुख्तलिफ ऑर्गन वो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, और इकट्ठे मिलकर काम करने से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलकर बना हुआ है। हमारे दांत हैं उसमें शामिल है, ज़ुबान है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। तो मुख्तलिफ ऑर्गन जो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं लेकिन वो फंक्शन रिलेटेड होते हैं, उनके मिलने से एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब जो मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो फिर उससे पूरे का पूरा जानदार होल ऑर्गेनिज्म, होल इंडिविजुअल वजूद में आता है। अगर मल्टी सेलर जानदार है, यूनिसेलर जानदार में तो सिर्फ एक ही सेल होता है, तो ये सारे लेवल इसमें मौजूद नहीं होंगे जो टिश्यू से आगे वाले। अब जानदार जो कि एक ही स्पीशीज की हों, एक ही स्पीशीज से मुराद है वो वाले जानदार जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और ऐसे ऑफस्प्रिंग, ऐसे बच्चे पैदा कर सकते हैं जो फर्टाइल होते हैं, मतलब वो बच्चे आगे से मज़ीद बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। हम कहेंगे कि ये जानदार एक ही स्पीशीज है। तो स्पीशीज से मुराद ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, ऑर्गेनिज्म है, ग्रुप है विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। एक ही स्पीशीज के जानदार जो एक ही जगह में एक ही वक्त में रह रहे होंगे, वो उस इलाके की, उस जगह की पॉपुलेशन कहलाएंगे। जैसे हमारे टी बोर्ड में हम फर्ज कर लेते हैं कि जो इंसान है, मर्द और औरतें, वो 10,000 की तादाद में रहते हैं, तो हम कहेंगे कि टी बोर्ड की इंसानों की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 है। इसी तरह अगर फर्ज करो कि जो कीकर के दरख्त हैं वो फर्ज करो कि 1500 हैं, तो हम कहेंगे कि टी बोर्ड के अंदर कीकर के जो पौधे हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो उसकी तादाद 1500। इस तरह एक ही जगह के ऊपर मुख्तलिफ पॉपुलेशन वो आपस में मिलकर इकट्ठे होकर रह रही हों और आपस में इंटरेक्ट कर रही हों, लेन देन कर रही हों चीज़ों का, मुख्तलिफ पॉपुलेशन, तो वो फिर मिलकर बना लेती हैं कम्युनिटीज़। जैसे कि हमारे टी बोर्ड के अंदर इंसान भी रहते हैं, इंसानों के साथ पौधे भी हैं, दूसरे जानवर भी हैं, और ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ले लेते हैं। मसलन हम जो वो हवा के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं और ऑक्सीजन हवा से लेते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं जिनकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो खारिज करते हैं। इस तरह दूसरे जानवरों के साथ भी हमारा इंटरेक्शन है। तो ये मुख्तलिफ पॉपुलेशन यानी कि मुख्तलिफ किस्म के जानवर जब एक ही जगह पर रहते हैं तो वो मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं। फिर जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज़ हैं एक ही जगह की, और उस कम्युनिटी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जानदार हैं, सिर्फ जानदार हैं। और अगर हम उन जानदारों को और उस इलाके की जो बेजान चीज़ें हैं उनका इंटरेक्शन पड़े, बेजान चीज़ें जैसे कि हवा है, हवा के जानदारों के साथ इंटरेक्शन है, पानी है, मिट्टी है, तो अगर जानदार और बेजान दोनों चीज़ों का हम इंटरेक्शन पढ़ते हैं तो उन दोनों के मिलने से इकोसिस्टम वजूद में आता है। तो इकोसिस्टम में जानदार भी हैं और बेजान चीज़ें भी शामिल हैं। ह्यूमैनिटी में सिर्फ जानदार थे, मुख्तलिफ किस्म के जानदार थे। पॉपुलेशन में सिर्फ जानदार थे लेकिन एक ही किस्म के जानदार शामिल थे। जी बेटा, आगे इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम के बाद जो सबसे बड़ा लेवल है वो है बायोस्फीयर। बायो कहते हैं हम जानदार को, और स्फीयर वैसे गोल चीज़ को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्फीयर से मुराद होगी हमारी अर्थ, क्योंकि वो भी स्फेरिकल फॉर्म में है। तो बायोस्फीयर से मुराद ज़मीन का वो हिस्सा है जहाँ जहाँ पर जानदार पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ पर दुनिया के सारे इकोसिस्टम मौजूद।
तो वो सारी जगह ज़मीन की जो इनहेबिटेड है बाय ऑल द ऑर्गेनिजम्स, उस जगह को हम कहते हैं ये बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर के जानदार भी और बायोस्फीयर के अंदर बेजान चीज़ें भी शामिल होती हैं। ये तो सारा ओवरव्यू था लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम हर लेवल को अलग-अलग से पढ़ेंगे जैसे हमारी बुक में लिखा है। सबसे पहला जो लेवल है वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स। ये भी हमने डिस्कस किया है बेटा कि जो जितने भी जानदार या बेजान चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैटर से मिलकर बनी हुई हैं, और जो मैटर है जितनी भी किस्म का है वो एटम से मिलकर बना हुआ है। और एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाते हैं। सबका लफ्ज़ी मतलब ऐसे नीचे होता है, बिलो, नीचे। नेक्स्ट लेवल जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल है। मॉलिक्यूलर लेवल में हमने अभी डिस्कस किया है कि जो ज़्यादातर एटम है नोबल गैसेस के अलावा वो अनस्टेबल है, वो अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते। उनके आपकी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन या तो कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं। तो वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड्स के जरिए आपस में जुड़ते हैं और स्टेबल ज़रात बना लेते हैं जिन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स हिस्सा होते हैं असल में कंपाउंड्स का। कंपाउंड्स ऐसी चीज़ को हम कहते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के एटमों से मिलकर बनी हो। जैसे हमने डिस्कस किया था पहले H2 हाइड्रोजन गैस, इसमें सारे एटम ही H के हैं, हाइड्रोजन के हैं, तो ये एक एलिमेंट है। अगर हम ये कहें H2, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो तरह के अलग अलग तरह के एटम्स हैं, तो ये क्या होगा, कंपाउंड होगा। और अगर कंपाउंड के अंदर ये वाली चीज़ 3 एटमों पर मुश्तमिल जो चीज़ है वो अपना वजूद अकेले बरकरार रख सकती है, तो हम कहेंगे ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल। तो कंपाउंड है वाटर, पानी, और पानी के अगर ये 3 एटम अगर दूसरे सारे पानी से अलहदा कर दिए जाएं तो फिर भी वो पानी की सारी खूबियाँ शो करेंगे और अकेले अपना वजूद बरकरार रख लेंगे। तो ये पानी जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूल है। कंपाउंड का वैसे लफ्ज़ी मतलब ये होता है वो वाली चीज़ जो मुख्तलिफ छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी हो, एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनी, उसको कंपाउंड। चलो बेटा, अब आगे मॉलिक्यूल जो हैं वो आगे से 4 तरह के। ये 2 तरह के मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये हैं साइज के लिहाज से, ये हमारी बुक में डिस्कस किया हुआ है, ये साइज के लिहाज से और ये नेचर के लिहाज से। इसके अलावा एटम जो हैं वो एक जैसे हैं या मुख्तलिफ हैं, उस लिहाज से भी मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन हैं, लेकिन हमारी बुक में ये 2 जो है वो चीज़ों को मद्देनजर रख के क्लासिफिकेशन जो है वो की हुई है। पहले नंबर पर साइज के लिहाज से मॉलिक्यूल माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। माइक्रो का लफ्ज़ी मतलब हमने पीछे पढ़ा था, इसका मतलब छोटा होता है, और ए वाला जो मैक्रो है इसका लफ्ज़ी मतलब बड़ा होता है। तो जो माइक्रो है उसका मतलब छोटा, मैक्रो का मतलब है बड़ा। तो जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका साइज छोटा होता है और जो लो मॉलिक्यूलर वेट, जिनका जो मॉलिक्यूलर वजन है, एक मॉलिक्यूल का जो वजन है या मैस है वो कम होता है। और मैक्रो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मैस वो ज़्यादा होता है, उन्हें हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। एग्जांपल है H2O, पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन जो होंगे उनका एटॉमिक मैस 2 ही होगा, 1 ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मैस है वो 16 होता है। तो ओवरऑल जो पानी है उसका एटॉमिक मैस वो 18 AMD मॉलिक्यूलर मैस, एक मॉलिक्यूल का मैस। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन का मैस 12 है, 12, और 2 ऑक्सीजन का 16 × 2, क्योंकि 2 एटम है 32 है, तो ये टोटल हमारे पास 44 बनता है AMD। तो ये कम मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल हैं, पानी का मॉलिक्यूल भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। लेकिन जो स्टार्च और प्रोटीन हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है, और ये कि आपने फार्मूले भी मैट्रिक में नहीं पढ़े होंगे। तो जिन जिन जो मॉलिक्यूल के आपने फार्मूले मैट्रिक में पढ़े हुए हैं वो माइक्रो मॉलिक्यूल में आते हैं, और जिनके सिर्फ नाम पढ़े हुए हैं, स्टार्च हैं या प्रोटीन वगैरह हैं, सेलुलोज हैं, जिनके सिर्फ आपने नाम पढ़े फार्मूले नहीं पढ़े, वो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं ज़्यादा, जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हज़ारों में होता है। अब नेचर के लिहाज से मॉलिक्यूल जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 तरह के हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक।
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो वाले मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही पाए जाते हैं इकट्ठे, एक ही मॉलिक्यूल। इसकी मिसाल है CH4 मीथेन, जिसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है। C6H12O6 ग्लूकोज, तो इसके अंदर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। कुछ और भी एटम हो सकते हैं, लेकिन बेसिक कंडीशन क्या है, कार्बन हाइड्रोजन दोनों। दूसरी जो किस्म है नेचर के लिहाज से वो है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नहीं होते, दोनों में से एक नहीं होगा या दोनों ही नहीं होंगे, तो वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही कहलाएगा। जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन तो है हाइड्रोजन नहीं है। इस H2O, इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आएंगे। अब जो सबसे अहम बायोमॉलिक्यूल हैं जो जानदारों के अंदर पाए जाते हैं वो हैं ग्लूकोज, जिससे जानदार जो है वो एनर्जी हासिल करते हैं। अमाइनो एसिड्स, जिनसे मिलकर प्रोटीन बनी होती हैं। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, जिनसे मिलकर लिपिड बने होते हैं। ये हमारे खुराक का हिस्सा है, एनर्जी वगैरह को स्टोर करते हैं और मुख्तलिफ काम होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स, ये हमने पढ़ा है मैट्रिक के अंदर कि न्यूक्लियोटाइड उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसमें 3 चीज़ें हों, 3 सब यूनिट हों जिसके, फास्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर, साथ में नाइट्रोजनस बेसिस, 3 चीज़ें होंगी तो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। जो अहम न्यूक्लियोटाइड है वो सबसे अहम न्यूक्लियोटाइड वो ATP है, जो सेल की एनर्जी करेंसी है, जिस शक्ल में एनर्जी स्टोर होती है और फिर वो यूज़ होती है। ATP अहम जो है वो न्यूक्लियोटाइड। इस तरह ATP को अगर हम एक फास्फेट ग्रुप उसको तोड़ दें तो वो ADP यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में तब्दील हो जाएगा। एक और फास्फेट बॉन्ड को तोड़ देंगे तो वो ANP यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में तब्दील हो जाएगा। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये तीनों न्यूक्लियोटाइड की किस्में। हमारा अगला लेवल है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। ये 2 लेवल हैं, ऑर्गेनेली लेवल और सेल लेवल। ऑर्गेनेली हमने अभी डिस्कस किया है कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं, सेल के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मुख्तलिफ बायोमॉलिक्यूल्स, माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स वो अरेंज होते हैं, तरतीब पाते हैं, अपने आप को मुनज़्ज़म करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और ऑर्गेनेलीज और सेल बना देते हैं। तो सेल और ऑर्गेनेलीज मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ऑर्गेनेली की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सेल ये यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल यूनिट भी लाइफ का यही है और फंक्शनल यूनिट भी लाइफ का, जिंदगी का सेल ही है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं, कुछ जानदार जैसे कि बैक्टीरिया हैं और ज़्यादातर जो प्रोटिस्ट हैं वो एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं। ज़्यादातर जो जानदार हैं जैसे कि सारे पौधे, सारे जानवर और ज़्यादातर फंजाई और जो है ज़्यादातर एल्गी वो मल्टी सेलर होते हैं और खरबों सेल पर मुश्तमिल हो सकते हैं। तमाम जो सेल के फंक्शन हैं वो सारे के सारे फंक्शन अकम्प्लिश होते हैं, वो तकमील को पहुंचते हैं ऑर्गेनेलीज के जरिए। और ऑर्गेनेलीज को हम कंपेयर कर सकते हैं ऑर्गन से। ऑर्गेनेलीज और ऑर्गन को हम कंपेयर कर सकते हैं। ऑर्गन जिस्म के स्ट्रक्चर हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऑर्गेनेलीज सेल के स्ट्रक्चर्स हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा एक सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेली होते हैं जो कि अलग अलग किस्म के काम कर रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये डिवीजन ऑफ लेबर है सेल के अंदर, काम की तकसीम है। अगर सेल ने 25 काम करने हैं, उसमें से कुछ काम बांटे हुए हैं, सेल ने कुछ काम एक ऑर्गेनेली करता है, कुछ काम दूसरा ऑर्गेनेली और कुछ काम जो है वो तीसरा ऑर्गेनेली करता है। जी बेटा, उसके बाद यूकेरियोट जो हैं उनके पास ज़्यादा इकसाम के ऑर्गेनेलीज होते हैं और ज़्यादा तादाद में ऑर्गेनेली होते हैं प्रोकैरियोट्स की निस्बत। यूकेरियोट्स वो वाले जानदार हैं जिनमें यूकेरियोटिक सेल पाया जाता है, मतलब यूकेरियोटिक, यूकेरियोन से लफ्ज़ ये निकला है। यू का मतलब होता है ट्यूब सही मायनों में और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिनमें सही मानों में न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, उन सेल को यूकेरियोटिक सेल कहते हैं। और जिन जानवरों के अंदर यूकेरियोटिक सेल होते हैं उन जानवरों को हम यूकेरियोट्स कहते हैं। जो यूकेरियोट्स हैं उनके पास ज़्यादा इकसाम के और ज़्यादा तादाद में ऑर्गेनेली होते हैं क्योंकि वो प्रोकैरियोट की निस्बत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है।
ऐसा क्यों है? क्योंकि यूकेरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी होते हैं और बगैर मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेली भी पाए जाते हैं। जैसे कि राइबोसोम बगैर मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेली है, वो भी यूकेरियोट में मौजूद होगा। न्यूक्लियस जो है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये मेम्ब्रेन में लिपटे हुए ऑर्गेनेलीज हैं, इनके बाहर मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये भी यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम तो पाया जाता है जिसके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं पाया जाता क्योंकि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तो प्रोकैरियोट्स में सिर्फ नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, यूकेरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी हैं और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज, दोनों तरह के ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। जी, प्रो का लफ्ज़ मतलब बिफोर होता है, पहले, और कैरियो न्यूक्लियस को कहते हैं। तो साइंसदानों का ख्याल है जो सबसे पहला जानदार जमीन पर वजूद में आया था वो प्रोकैरियोटिक जानदार ही था, यानी कि न्यूक्लियस के जमीन पर वजूद में आने से पहले वाला जानदार प्रोकैरियोट वो होंगे, और यूकेरियोट वो वाले जानदार हैं जिसमें सही मायनों में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो यू का मतलब है ट्रू और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। प्रो का मतलब बिफोर यानी कि पहले, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बनने से पहले वाले जानदार, ये ज़्यादा कदीमी एंशिएंट जानदार तस्वुर किए जाते हैं। अब वैसे तो प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सबसे बाहरी वाली जो बाउंड्री है उस बाउंड्री पर मेम्ब्रेन लाजमी पाए। उस बाउंड्री वाली मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हर किस्म के सेल में पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है चाहे वो यूकेरियोटिक सेल है। कुछ सेल में सबसे बाहर वाली बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कुछ सेल में इसके बाहर एक एडिशनल लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो बेटा ये हमने आज कुछ लेवल जो है वो पढ़े हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। अब नेक्स्ट कुछ और जो है वो लेवल्स रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।